आप लोग आज हम पढ़ेंगे टॉपिक और यूनिट 6 में टोटल 6 टॉपिक के करीब हैं। इसमें दो टॉपिक एक्चुअली 3 टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें स्वास्थ्य नीति हो गई, शिक्षा नीति हो गई, आवास एवं पर्यावरण नीति हो गई, और 2 टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे जो रोजगार एवं श्रमिक कल्याण हो गया, और एक हो गया CSR मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर बचेगा शुरुआत के 2 टॉपिक, वो भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। देखिए एक्चुअली कहीं ना कहीं पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस प्लीज़ आप लोग दीजिए और प्रयास कीजिए कि एज पॉसिबल एज समय पर आप लोग का जो कोर्स है पूरा हो जाए। कोर्स पूरा होने का मतलब ये है कि हमारी तरफ से जो हो रहा है तो हम कर ही रहे हैं, साथ में आप लोग अपना जितने भी यूनिट्स है उन यूनिट्स को आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाकर कंप्लीट रेडी कर लीजिए, जिससे यह होगा कि आप लोग को किसी प्रकार का बाद में एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन नहीं होगा। और हम ये जो आगे का समय है प्रयास कर रहे हैं, देखिए कि एक कुछ प्लान ऐसा है जिसमें हम पर्सनल मेंटरशिप कुछ प्रोग्राम मतलब फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा पर्सनल मेंटरशिप एक्चुअली क्या होगी कैसी होगी इसका फाइनल तो हमने नहीं क्लियर किया हुआ है, अभी फाइनल बन नहीं पाया है वो। लेकिन हाँ, पर्सनल मेंटरशिप का सीधा सा तात्पर्य यह होगा कि आपको हम जैसे कोई एक ट्यूशन पढ़ता है, जैसे एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, वैसे ही हम एक वर्चुअल क्लास में आपको जो भी बच्चे होंगे उसमें बहुत कम बच्चे, बहुत ही कम स्टूडेंट्स रहेंगे, उन स्टूडेंट से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। हफ्ते में 1 या 2 दिन या 3 दिन क्लासेस रहेंगी, जिसमें जैसे 1 to 1 कन्वर्सेशन होगा, आपका नोट्स PDF फॉर्म में, और साथ में आप कुछ नए नए जो अपडेट्स हो रहे हैं वो भी, और यहाँ तक जो भी टेस्ट सीरीज होगी सब इंक्लूड होगी। मतलब टोटल एक आपको कंप्लीट प्रोग्राम मिलेगा पर्सनल मेंटरशिप में। ऐसा प्लान किया हुआ है हमने, अब इसको फाइनलाइज करना है। सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग दीपावली के बाद से इसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा आपको एडिशनल शुल्क देना पड़ेगा, जिसमें आपका पूरे नोट्स शामिल हैं, उसमें टेस्ट सीरीज शामिल है, उसमें आपका हमसे पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल आप गाइडेंस दे सकते हैं। पर्सनल का टाइमिंग रहेगी कि हफ्ते में जो भी रहेगा 2 दिन या 3 दिन क्लासेस, वो डिपेंड करेगा कंप्लीट। लेकिन हाँ, पूरा कंप्लीट कोर्स पूरा कराएंगे आपका, और A to Z जितने भी क्वारीज होंगी वो पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। तो ऐसा प्लान है। अब फाइनलाइज देखिए दीपावली के बाद से हम उसको कर पाएंगे, लेकिन ऐसा प्लान किया हुआ है। और हाँ, यदि आपको भी लगता है कि ऐसा प्रोग्राम आप चाहते हैं पर्सनल रूप से, जैसे बहुत सारे ऐसा क्या होता है यूट्यूब में जो वीडियोस होते हैं उसमें जनरली आप केवल सुन सकते हैं। कभी आपके मन में कोई क्वेश्चंस आता है, कभी आपके मन में ऐसा लगता है कि हाँ ये इसमें ये क्यों लिखा हुआ है, या ये टॉपिक कैसा है, या ईयर वाइज कैसा है, या फिर अधिनियम कैसा है, या कुछ भी मन में टॉपिक्स है, क्वेश्चंस करने का मन यदि होता भी है उस समय, तो आप नहीं कर पाते क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहती है। तो हम, और यदि ऑनलाइन क्लास होगी भी तो इतने ज़्यादा बच्चे होंगे, उसमें जो चैट होगा उस चैट से रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम एक, हो सकता है ये गूगल मीट में करें, जूम में करें, या जैसा भी करें वो प्लान करेंगे। इससे आपको पर्सनल मेंटरशिप पूरी तरह से मिलेगी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी पूरा कोर्स कंप्लीट करना, साथ में आपका PDF नोट्स etc सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए अब लोग आज स्टार्ट करते हैं रोजगार एवं श्रमिक कल्याण। ये क्या है? देखिए रोजगार और श्रमिक कल्याण सीधा से आप समझ सकते हैं कि जो श्रमिक कल्याण है, श्रमिक से तात्पर्य ऐसे लोग हैं जो आप लेबर, जिसे आप समझते हैं, आपने शब्द सुना होगा लेबर, उन्हीं प्रकार से ये श्रमिक श्रमिक भी है, और इनको एक पर डे या एक मंथ के रूप में एक उनको मजदूरी मिलती है, जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले श्रम कल्याण कार्य को हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा कल्याण कार्य की भावना वास्तव में एक नवीन स्फूर्ति की भावना है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह और अधिक जोर पकड़ी है,
1945 में द्वितीय युद्ध जब हुआ तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो संस्थान थे उनको, बहुत सारे श्रमिक वर्ग हैं उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। और चूंकि स्वाभाविक है जब युद्ध होता है तो बहुत सारे संस्थान बंद हो जाते हैं, बहुत से ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं युद्ध के कारण, तो उनका वर्किंग बंद हो जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वह श्रमिक वर्ग पर पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं या मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, वो उनकी यदि उनका रोजगार या उनकी जॉब नहीं है तो कुछ दिन सर्वाइव करने की स्थिति में होते हैं वो। लेकिन जो श्रमिक वर्ग होता है वो डेली उनका अर्न करना है, कमाना है और डेली ही उनको खर्च करना है। तो इस स्थिति में आप देख रहे होंगे जो श्रमिक वर्ग होता है वह श्रमिक वर्ग उतना अच्छा सरवाइव नहीं कर पाता, और ऐसी जब स्थितियां आती है कि एक लंबे समय में उसको रोजगार नहीं मिल पाता तो क्या होते हैं, वह उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाजवादी दल की स्थापना के उद्देश्य से इस दिशा में सराहनीय प्रगति हुई। केंद्र सरकार ने विभिन्न अधिनियमों को बनाकर मालिकों के लिए अनिवार्य कर दिया। अधिनियमों के अंतर्गत श्रम कल्याण कार्यक्रम अब अनिवार्य रूप से अपनाए गए। क्या क्या है, देखो ये श्रम कल्याण कार्यक्रम है। कौन से ऐसे जितने भी श्रमिक होते हैं उनको कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा इसलिए जाता है कि जब ऐसी कोई अ, असामाजिक स्थिति या फिर कह सकते हैं कि आकस्मिक कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिससे वह कंटिन्यू नहीं कर पाता, या कुछ भी अन्य कारण जिससे उनको आगे आने वाले कुछ समय में सरवाइव करने में, जीवन जीने में, अब जीविकोपार्जन में दिक्कत होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वह बेहतर अपने जीवन यापन नहीं कर पाते, और जहाँ पर वो कार्य करते हैं उस कार्य की भी स्थितियाँ, उनका वेतन हो गया, कार्य करने की स्थितियाँ हो गई, ये सब के लिए भी नियम बनाए जो गए हैं, वही कल्याणकारी योजनाएं हैं। चलिए हम पहले पढ़ते हैं कारखाना अधिनियम 1948। देखिए इस शब्द है, इससे ही आपको स्पष्ट समझ में आता होगा कारखाना अधिनियम। देश में श्रम कल्याण के क्षेत्र में जो कारखाना है नियम है उसका विशेष महत्व है। सर्वप्रथम यह नियम 1881 में पारित हुआ था, मतलब अंग्रेजों के समय में यह पारित हो गया था। इसका उद्देश्य क्या है, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए विभिन्न व्यवस्था करना था। क्या उद्देश्य था इसका, जो श्रमिक थे कारखानों में कार्य करने वाले, उनका स्वास्थ्य की और उनकी सुरक्षा की यह सभी जवाबदारी इसके आधार पर बेहतर हो सके। वयस्कों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से दूसरा कारखाना अधिनियम पास हुआ, जिसमें बच्चों को और सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त स्त्रियों को भी सुरक्षा मिली। इसके बाद तीसरा जो अधिनियम आया वो पास होने के पर पहली बार पुरुषों को भी सुविधाएं प्राप्त हुई। मतलब पहले क्या था, पहले विशेष तौर पे कुछ महिलाएं थी, बच्चे थे, उनके लिए विशेष विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परंतु अब जो बाद में क्या हुआ, जो भी काम कर रहा हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, स्वस्थ वर्ग हो, सब है वो काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी उनको क्या हुआ, एक विशेष कानून पास करके बहुत सारी उनके लिए सुविधाएं दी गई। क्या क्या सुविधाएं थी इस प्रकार से और किस किस क्षेत्र में हो, ये समझते हैं। पहला क्या है, क्षेत्र। यह अधिनियम जो कारखाना अधिनियम है, यह क्षेत्र उन सभी कारखानों में लागू है जहां 10 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह कारखाना अधिनियम कहाँ लागू होगा, जहां 10 या 10 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे होंगे। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। जिसमें शक्ति का प्रयोग भी नहीं होता हो किंतु 20 या अधिक श्रमिक काम करते हों। मतलब कुछ जगह ऐसा है जहाँ विद्युत शक्ति है, और ऐसे 3-4 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या है, 10 या 10 से अधिक श्रमिक हो और विद्युत शक्ति का प्रयोग होता हो, अथवा शक्ति का प्रयोग नहीं होता हो किंतु 20 या अधिक श्रमिक काम करते हो। मतलब विद्युत, जैसे बहुत बड़ी मशीनें हो, ऐसी मशीनें जो मशीनें विद्युत से चलती हों, और विद्युत से मशीनें चलने के समय यदि 10 या 10 से अधिक श्रमिक हैं तो यह लागू होगा। और यदि
वह जो मशीनें हैं, मशीनें हाथ से चलती हैं या मशीनों वाला काम नहीं है, सॉर्टिंग का छटाई काम है या पैकेजिंग काम है, इस तरह से हाथ से करना काम है, वहाँ पर क्या होगा, उसमें 20 या 20 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, वहाँ यह अधिनियम लागू होगा। दूसरा अगर सुरक्षा संबंधी है, इसमें आदेश जो है, जो मशीनें जो विद्युत से चलती हैं ठीक इसी प्रकार से फिट होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो जो मशीनें हो किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से किसी भी मजदूर, लेबर या श्रमिक होते हैं जो इनको किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान पहुंचा सकें, तो इसका भी सुरक्षा संबंधी ध्यान देना। ट्रांसमिशन और तथा दूसरे खतरनाक यंत्रों को चारों तरह से घेर कर लगा कर रखा जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं उनको एक विशेष सुरक्षा का भाव भी इसमें होना चाहिए। और महिला श्रमिक के लिए विशेष क्या है, जो मशीनों पर कार्य नहीं करेंगी, ये भी उनके ऐसी मशीनें जो बहुत खतरनाक होंगी, उसमें श्रमिकों से उनकी सामर्थ्य से अधिक बोझ ढोने का काम नहीं लेना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई 50-60 किलो का श्रमिक हो और उससे 200 किलो, 100 किलो, 150 का वजन करवा रहे हो, तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी कार्य विशेष से आंखों पर कुप्रभाव हो रहा हो तो या आशंका हो तो उसकी रोक के लिए सेवा योजकों की को विशेष प्रकार के चश्मे आदि का प्रबंध करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उद्योग होते हैं जहां पर बहुत सारे आंखों में दुष्प्रभाव पड़ सकता है, तो वहां के लिए एक विशेष सुरक्षा उपकरण खासकर आंखों के लिए होने चाहिए। ये होगा। और दूसरा टॉपिक क्या है, स्त्री श्रमिक के लिए संरक्षण। इसमें इसमें क्या है, जो स्त्री श्रमिक होंगे, मतलब फीमेल लेबर होंगी, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की, जैसे खतरनाक मशीन में ना हो, चलती मशीन में वो साफ सफाई में न लगाया जाए। और फिर उसके बाद क्या है, हाँ, कारखाने में यदि 30 स्त्रियां काम कर रही हों तो सेवा योजकों में 6 से कम आयु के बच्चों के लिए शिशु गृहों की व्यवस्था। मतलब 30 से ज़्यादा श्रमिक है तो वहाँ पर शिशु गृह होना चाहिए। मतलब ऐसी महिलाएं जो साथ में शिशु को लेके आती हैं तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। फिर स्त्री श्रमिक से सप्ताह में अधिक से अधिक 48 घंटे तथा प्रतिदिन 8 घंटे तक काम लिया जा सकता है। सॉरी, 9 घंटे लिखा है क्या? हाँ, 9 घंटे लिखा है ये। अगर किसी कारखाने में कपास की धुनाई का यंत्र प्रयोग किया जा रहा है तो धुनाई का कमरा, प्रेस का कमरा दोनों ही पास पास होने चाहिए। मतलब उनकी उनकी कंडीशंस बताई गई हैं कि ऐसा होता है, तो ये व्यवस्थाएं उनमें होनी चाहिए। कल्याण संबंधी में क्या होगा, इसमें उनके लिए विश्राम वाले, मतलब कह सकते हैं कि विश्राम करने का एक स्थान होना चाहिए। उनके लिए प्राथमिक चिकित्सा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। 500 अधिक श्रमिक हैं तो कारखानों में क्या है, कल्याण अधिकारी रखना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब वेलफेयर ऑफिसर, उनका काम क्या है, श्रमिकों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों पर ध्यान देना। सफाई व स्वास्थ्य, सफाई व स्वास्थ्य है, इसमें क्या है, सफाई और स्वास्थ्य में भी ध्यान रखना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो, शुद्ध वायु आए, या पानी पीने के लिए या शौचालयों की व्यवस्था बेहतरीन तरीके से वहाँ पर होनी चाहिए। काम के घंटे भी वहाँ पर क्या होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। मतलब जो बच्चे होंगे उसमें 18 वर्ष 14 वर्ष के लिए जो बच्चे होंगे और किशोर क्या होंगे, 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। मतलब कुछ ऐसे काम है जिसमें पहले के समय लगाया जाता था बच्चों को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उनकी आयु, और जो बड़े एडल्ट होंगे वह 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। सप्ताह के जो काम होंगे 48 घंटे तथा एक दिन में 9 घंटे से, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, विश्राम की स्थिति होगी। किसी भी दिन कार्य करने के लिए कुछ घंटे 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। 3 माह की अवधि में कुल अतिरिक्त कार्य के घंटे 50 से अधिक नहीं। मतलब यदि एक्स्ट्रा कार्य को करवा रहा है तो 50 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सवेतन छुट्टी, मतलब यदि कोई उनको काम कर रहे हैं, काम करने पे क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि रविवार की छुट्टी मिलती है, 6 दिन काम किया, एक दिन छुट्टी मिली, तो उनको कम से कम क्या होना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, और अन्य छुट्टियां भी उनको मिलनी चाहिए, और यह उनके सवेतन अवकाश होगा। मतलब वेतन उनमें कटेगा नहीं। फिर भारतीय खान अधिनियम है, ये क्या है,
भारतीय खान जो अधिनियम है 1 जुलाई 1952 में नया कारखाना अधिनियम बना, जिसे सन 1959 में संशोधित किया गया था। इसमें क्या है, अधिनियम के क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि समस्त कारखानों पर लागू होगा। सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं हैं वो भी खदानों या विशेष तौर पे श्रमिकों का कारखाना उसमें देखा जाएगा। कार्यावधि जो खान के भीतर है, मतलब उसमें जो खान के भीतर है जहाँ माइनिंग होती है, निकालते हैं कुछ भी अयस्क हो गया, कुछ भी चीज़ें कोयला वगैरह है, उन्हें दोनों प्रकार के वयस्क श्रमिकों के लिए कार्य के सुनिश्चित घंटे प्रति सप्ताह मतलब कहीं ना कहीं एक व्यवस्थाएं बताई गई हैं कैसे होने चाहिए। पहले अनुसूचित उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण सीमा रखी गई है। 1961 के एक संशोधन के मजदूरी के निर्धारण हेतु जो समय सीमा रखी गई है उसे हटा लिया गया है। बागान अधिनियम क्या है, आप देखे होंगे जैसे अब जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर बागान चाय की खेती होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े बागान हैं ना। ऐसे साउथ में देखेंगे तो वहाँ पर रबड़ के बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ से रबड़ निकाली जाती है, प्राकृतिक रूप से रबड़ निकाली जाती है, तो ये सब बागान कहलाते हैं। इन बागान अधिनियम में बहुत सारे 2 टॉपिक आते हैं। क्या कौन सा, एक आता है चाय जिला प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1932 और बागान श्रमिक अधिनियम 1951। ये जो बागान श्रमिक अधिनियम 1951 है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्या है, यह स्वतंत्रता के पश्चात का अधिनियम है। परिवहन अधिनियम में जितने प्रकार के परिवहन है, जैसे भारतीय रेलवे अधिनियम 1840, भारतीय व्यापारी जहाज अधिनियम 1958, डाक कर्मचारी रोजगार नियम अधिनियम 1948, मोटर यातायात कर्मचारी अधिनियम 1961, मजदूरी संबंधी संनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। अब देखिए इसमें क्या, अभी जो हम लोग पढ़े ऊपर वो था यातायात वाला, अब जो पढ़ रहे हैं मजदूरी संबंधित है। इसमें क्या है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, चूंकि ये स्वतंत्रता के पूर्व का है, तो जो स्वतंत्रता के पश्चात का है वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसका आप खासकर डेट की जगह ईयर होता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ब्लैंक कर देंगे या फिर बता देंगे कब अधिनियम कौन सा है, 1948, 1950, 1955, 1960, तो आपको पता होना चाहिए 1948 वाला ही है। श्रम कल्याण जो है, श्रम कल्याण विधान, बहुत सारे श्रम कल्याण विधान है। जैसे क्या है, कोयला खान श्रम कल्याण अधिनियम 1947, अनेक खदान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1946, असम चाय बागान कर्मचारी कल्याण अधिनियम 1959, लोहा खदान श्रम कल्याण उपकार अधिनियम 1961, इसके अतिरिक्त भारतीय कारखाना अधिनियम 1948। ये सब क्या है, ये कल्याणकारी कार्यक्रम है। और आप ध्यान दीजिएगा जब हम 7वीं यूनिट पढ़ेंगे तो 7वीं यूनिट में क्या होगा, जब हम पढ़ेंगे संगठित और असंगठित मजदूर, ठीक है ना, या मजदूर संघ जो भी होगा, तो श्रमिक, तो उसमें क्या होगा, असंग क्षेत्र समझते हैं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र। तो ये सब जितना भी पढ़ रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं ये संगठित क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वह एक संगठन के अंदर में काम कर रहे हैं और इसी कारण वह संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और इसमें सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जो हम लोग अब पढ़े हैं। और असंगठित के लिए, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का मजदूरों के प्रति सरकार के पास बेहतर तरीके से डाटा नहीं होता। अभी देखे होंगे, अभी जो कोविड काल आया था उसमें बहुत सारे मजदूर कहाँ से आए थे, बड़े बड़े महानगरों से अपने गाँव की तरफ पैदल चल के भी आए थे। तो ऐसे बहुत सारे मजदूरों का डाटा भी गवर्नमेंट के पास उपलब्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि वो असंगठित मजदूर थे, उनको पता ही नहीं था कि वो मजदूर कहाँ काम करते हैं या किस संस्था से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छे से डाटा किसी के पास उस समय नहीं था, खासकर सरकार के पास, तो वो असंगठित रूप में कहलाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, ये सबका ईयर जरूर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, एक ही एमपी वाला भी है, मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960। प्लीज ये ईयर आप बार बार ध्यान, कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा। दुकान वाणिज्य संस्थान अधिनियम, बीड़ी
तथा सिगार कर्मचारी अधिनियम। देखिए ये अधिनियम में अंदर क्या है, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में अधिनियम एक किताब के बराबर है, और किताब के बराबर है तो हर चीज़ हमको, चूंकि हम लोग लॉ का एग्ज़ाम तो है नहीं और ना ही हम लोगों ने किसी प्रकार की लॉ की डिग्री लेके रखी हुई है, तो केवल जानकारी, एक सामान्य व्यक्ति को क्या जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों को उतना ही पता होना चाहिए। अब देखिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठेकेदारी मजदूरी अधिनियम 1970, समान मजदूरी अधिनियम, ये है, यह अधिनियम आपातकालीन युग से की देन, मतलब पहले के समय में ये क्या है, यह पहले क्या होता था कि हर एक व्यक्ति एक ही काम के लिए एक ही जैसे मजदूरी नहीं मिलती थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी कोई रूल्स नहीं बने हुए थे, परंतु यह जो अधिनियम है इससे एक जैसे रूल्स क्या हो गए, बनाए गए। अब संवैधानिक एवं विधिक प्रयास, संवैधानिक, ध्यान दीजिए, जो फंडामेंटल राइट्स है हम लोग का, मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार हो गए, और नीति निर्देशक तत्व हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 9, इसको ध्यान से आप एक लगा लीजिएगा, इसमें अनुच्छेद 9 नहीं है, अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19(5) के अनुसार भारतीय नागरिकों को समितियों एवं संघों को बनाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 23 में क्या है, बिगाड़ लेना, मतलब बंधुआ मजदूरी जिसे कह सकते हैं कि वह लेना निषेध है। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए किसी कारखाने में क्या खासकर खतरनाक सेवा में नहीं लगाया जा सकता। इस बार एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था कि 14 वर्ष तक के कम बच्चों को किसमें लगाया नहीं जा सकता, ऐसे कुछ प्रश्न जिसमें खतरनाक जो सेवा है उसमें लगाने के लिए पूरा प्रतिषेध था, मतलब निषेध था। अब देखिए नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या है, अनुच्छेद 39, हम लोग ये बार कई बार पढ़ चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व तो हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप संविधान के अनुच्छेदों में खासकर मूल अधिकार 14 से जो स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट 51 तक जिसमें नीति निर्देशक तत्व भी शामिल है, इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। 2 से 4 प्रश्न हमें लगता है कि आएंगे ही आएंगे। अब देखिए अनुच्छेद 39 में पुरुषों और स्त्रियों में समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। अब अनुच्छेद 41 में क्या है, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के अनुसार कार्य अधिकार को उपलब्ध कराने के लिए प्रभावपूर्ण प्रावधान करेगा। वृद्धावस्था, बीमारी, इन सब के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 42 में क्या है, खासकर मातृत्व सहायता के लिए भी एक व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है, इसमें भी कहा गया है कि कृषि संबंधी, औद्योगिक, अन्य जितने भी कार्य हैं वो श्रमिकों को कार्य जीवन की गुणात्मकता, निर्वाह मजदूरी, उत्तम निर्वाह मजदूरी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मजदूरी कुछ भी दी जाएगी, एक मिनिमम उनको फिक्स है, उससे कम तो दे ही नहीं सकते आप, ये गवर्नमेंट के रूल के आधार पर है। ये नहीं कि आप 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दे दिए और पूरे दिन काम करवा लिए, तो एक क्या है, निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी को देना आवश्यक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जो इसके पहले टॉपिक पढ़े हैं वह श्रमिक कल्याण संबंधी हैं। जितने भी श्रमिक कल्याण संबंधी, देखिए आप भी समझते हैं इतने सारे अधिनियम हैं, इतने सारे कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सभी को शामिल करना थोड़ा अलग बात है, हो सकता है कुछ छूट गई हो, कुछ नहीं कर पाए हों, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है कि सभी मुख्य मुख्य जितने भी योजनाएं या कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी को हम इसको शामिल करें। और शामिल करेंगे तो क्या होगा, शामिल जो करेंगे तो उसमें यह होगा कि आप लोग हर एक जितने भी अधिनियम है उनके ईयर को जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि आप उसको ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से, यदि कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज तो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये टॉपिक वही है जो हम लोगों ने एनजीओ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि एनजीओज को कहाँ कहाँ से वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। तो एक यह भी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली है क्या, देखिए पहले के समय में क्या था, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो केवल मुनाफा कमाया करती थी, खासकर भारत की बात करें हम तो भारत में ऐसा एक नियम बना दिया गया, उसमें 2013 का एक अधिनियम बनाया गया, उसमें उसमें यह कहा गया कि जितनी भी कंपनियां हैं उस कंपनियों में यदि पर्टिकुलर 5 करोड़ से ज़्यादा जो लाभ उनको मिलता है साल का,
तो वो क्या करेंगे, अपने 3 साल के जो भी उनका लाभ होगा उस लाभ का औसत निकालकर उसका 2% सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों में खर्च करेंगे, करना पड़ेगा। करेंगे नहीं, ये करना पड़ेगा। मतलब यदि उनकी बैलेंस शीट बनेगी, यदि उनका वो आय और व्यय का ब्यौरा गवर्नमेंट को पेश करेंगे, तो उनको अपने उसमें 2% का निश्चित रूप से दिखाना पड़ेगा कि हमने यह सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में खर्च किया। हो सकता है किसी भी रूप में खर्च करें, या बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा संबंधी कार्य करें, हो सकता हो जो आसपास के गांव हो वहां के लिए आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था है जिससे वो रोजगार स्वरोजगार कर सकें। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो वह कर सकते हैं अपने 2% से। आप लोग यदि एमएसडब्ल्यू आपने किया होगा, यदि आप फील्ड वर्क में गए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने सीएसआर का नाम जरूर सुना होगा और आपने स्वरोजगार वगैरह देखा होगा। आपने जितनी बड़ी फैक्ट्रीज देखी होंगी उनके आसपास के गांवों में आपने अक्सर देखा होगा कि यह कार्य इस संस्था या उद्योग द्वारा करवाया गया, या बहुत सारी सीमेंट कंपनी है या उन्होंने करवाया ही है। इस बात को आप कहीं ना कहीं देखेंगे, जरूर दिखेगा आपको। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। भारत में सीएसआर की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। इसमें क्या है, हाँ, सीएसआर को अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सीएसआर को अनिवार्य करने वाला देश कौन सा है, पहला भारत। सीएसआर का जब प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका, देखिए ये बात ध्यान दीजिएगा, जिनका निवल मूल्य 500 करोड़ से अधिक हो, या कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो। इन तीनों जो कंडीशन होती है, इन कंडीशन में यदि कंडीशन में वो कंपनी आती है तो उसको यह सीएसआर रिलीज करना ही पड़ेगा। अधिनियम के अनुसार कंपनियों को एक सीएसआर समिति स्थापित करने की आवश्यकता है जो निदेशक मंडल को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की सिफारिश करेगी और समय समय पर उसकी निगरानी भी करेगी। अधिनियम कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों में शुद्ध लाभों के औसत का 2%, ध्यान दीजिएगा, पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहां कहां काम करेंगे ये, गरीबी और भूख का उन्मूलन, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ठीक है, और बहुत सारे पर्यावरण संतुलन, इस तरह के बहुत सारी जगह, केवल ये एग्जाम्पल दिया, ये नहीं कि केवल इतना ही है, बहुत जगह इसमें खर्च किया जा सकता है। 2018 में क्या किया, जो एक श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक क्या की गई, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसमें खर्च न की जा सकी राशि को अगले 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति ने कंपनी अधिनियम के खंड 7 को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाने की सिफारिश की है। अब वर्तमान में क्या है स्थितियां हैं, देखिए कोविड-19 में जो टीके हैं, दवाएं हैं, उनके लिए भी यह खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक जो है और क्या है इसमें, हाँ, सीएसआर को भी सीएसआर के दायरे में बहुत कुछ टीकाकरण इत्यादि जागरूकता अभियान सबको शामिल किया गया है। मानदंड क्या है, मानदंड को और आसान बनाने के लिए प्रयास किया गया है। इसमें सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं सीएसआर गतिविधियों पर प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। यदि योग्य असूचीबद्ध कंपनियों को भी ध्यान में रखा जाता है तो यह राशि और बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस पर सुधार करने की संभावना सरकार के द्वारा है। कर्मचारियों के लिए सीएसआर के तहत टीकाकरण पर कॉर्पोरेट व्यय की अनुमति का लाभ है। मतलब यदि कोई सीएसआर के तहत क्या कर रहे हैं कि टीकाकरण पर कॉर्पोरेट जो व्यय है उसकी अनुमति का भी लाभ उनको प्राप्त हो सकता है। ये लीजिए आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया। 2 टॉपिक आज हो गए और इसके पहले 3 टॉपिक हो गए थे, मतलब 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब बचे हैं केवल 2 टॉपिक। उन टॉपिक पर, वो टॉपिक थोड़ी ज़्यादा लंबे हैं क्योंकि वो वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, तो इनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये इन जो 3 सेक्टर हैं और श्रमिक सेक्टर है, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो हम